हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। संवेग का संवेग के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले वीडियो में। और संवेग का सिद्धांत, जेम्स लॉज का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत और इसके अलावा R.W. लीपर का प्रेरणात्मक सिद्धांत, इन सिद्धांतों की हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी संवेगों के जो कॉग्निटिव थ्योरीज है, संज्ञान सिद्धांत जो हैं संवेगों का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञान सिद्धांत से मतलब है कि जो व्यक्ति संवेग अनुभव करता है वो बहुत कुछ उसके संज्ञान पर, उसके कॉग्निशन पर, या जैसे वो परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे परिस्थितियों को समझता है, वो उसके आधार पर संवेगों की उत्पत्ति निर्भर करती है। तो संज्ञान सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत है संवेग का, वो है शेस्टर का सिद्धांत। शेस्टर नाम के मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हम जिन संवेगों की अनुभूति करते हैं उनको दो कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि व्यक्ति के दैहिक उद्दोलन के साथ उसका प्रत्यक्षीकरण, कि सबसे पहले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है। और दूसरा है परिस्थितियों के संबंध में निर्णय या संज्ञान। दूसरा उस परिस्थिति के संबंध में वो क्या समझता है, उसका निर्णय क्या है, उसका संज्ञान क्या है, इस पर संवेगों की उत्पत्ति निर्भर करती है। जैसे एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगी कि बहुत छोटे बच्चे के अंदर जो भय का संवेग है वो किस प्रकार से विकसित होता है। जैसे अगर एक बहुत छोटे बच्चे के सामने, 3-4 महीने के बच्चे के सामने कोई सांप आ जाए, तो अभी उसका, क्योंकि उस परिस्थिति का उसको अनुभव नहीं है, संज्ञान जो है उस परिस्थिति का वो कम है, इसलिए वो उससे भयभीत नहीं होगा। धीरे धीरे अनुभवों से उसको ये पता चलता है कि ये जो सांप है वो जो है वो खतरनाक है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो इस तरह की संज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वो सांप से डरना शुरू कर देता है या भयभीत होना शुरू कर देता है। तो दो प्रकार के कारक हैं जो संवेगों की उत्पत्ति करते हैं। पहला प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप शरीर में एक एराउजल की या उद्दोलन की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा उस परिस्थिति के संबंध में व्यक्ति का निर्णय। शेस्टर का ये भी कहना है कि व्यक्ति की सभी संवेगात्मक अवस्थाओं में नाड़ी संस्थान सामान्य रूप से उद्दोलित होता है, परंतु अगर उद्दोलन ये बहुत अधिक हो जाए, संवेग की अवस्था बहुत ज़्यादा होती है, तो एराउजल उसी अनुपात में बढ़ जाता है। वातावरण की किस परिस्थिति से व्यक्ति उद्दोलित होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उस अवस्था के बारे में उसका सामान्य ज्ञान या उसकी जो संज्ञान है वो क्या है और वो उस उद्दोलित अवस्था को क्या नाम दे सकता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का संज्ञान उसकी विस्तृत भावनाओं को नाम देने में सहायक है। यह नाम उसके चारों ओर के वातावरण और उसकी भावनाओं की दृष्टि से उपयुक्त होता है। शेस्टर ने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर उन्होंने किया। शेस्टर का कहना यह है कि संवेगात्मक भावों की उत्पत्ति एक क्रम के अनुसार होती है, और ये जो क्रम है वो इस प्रकार है कि सबसे पहला जो काम होता है वो है व्यक्ति सर्वप्रथम संवेग उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब वह उस परिस्थिति को देखता है और समझता है। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप शरीर में एक अस्पष्ट सी उत्तेजना या उद्दोलन जिसे कह सकते हैं वो होती है। व्यक्ति इस शारीरिक अवस्था का नामकरण और व्याख्या करता है जो प्रत्यक्षीकृत परिस्थिति से मेल खाती हुई होती है, मतलब वो उस परिस्थिति की व्याख्या करता है कि वो परिस्थिति कैसी है, वो भयानक है, सामान्य है या किस तरह से है। नामकरण और व्याख्या के संबंध में व्यक्ति का निर्णय जो है वो उसके संज्ञान पर, उसके पूर्व अनुभवों से प्रभावित होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको
एक बच्चे का उदाहरण दिया कि किस तरह से भय का संवेग उसमें विकसित होता है। शेस्टर और सिंगर ने अपने इस सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक अंधेरी गुफा में जा रहा है। अचानक उसे गुफा में एक बंदूक लिए हुए एक व्यक्ति की भयानक आकृति दिखाई देती है। सबसे पहले वह इस आकृति का प्रत्यक्षीकरण करता है और दूसरी परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के कारण शरीर में एक अस्पष्ट सी उत्तेजना या उद्दोलन की अवस्था उत्पन्न होती है और तीसरी परिस्थिति में व्यक्ति अपनी इस उद्दोलित अवस्था की व्याख्या और नामकरण करता है कि वह बंदूक और अंधेरी गुफाओं के ज्ञान के आधार पर इस स्थिति की वो व्याख्या करता है। मतलब पुराने अनुभवों से ये उसको पता चलता है कि इस तरह की जो परिस्थिति है वो भयभीत करने वाली है और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये वो पूर्व अनुभवों के आधार पर इस परिस्थिति की का नामकरण, मतलब उसको एक नाम देता है कि वो स्थिति कैसी है और उसके आधार पर उसमें फिर भय उत्पन्न होता है। शेस्टर और सिंगर ने 1962 में एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया और उस अध्ययन में संज्ञान और दैहिक उद्दोलन की अंतःक्रियाओं का उन्होंने अध्ययन किया। इस प्रयोग में उसने यह भी अध्ययन किया कि संवेगात्मक अवस्थाओं का कैसे नामकरण और व्याख्या की जाती है। उन्होंने इस प्रयोग में कुछ प्रयोज्य लिए और उन लोगों को यह बताया कि आप लोगों को विटामिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। फिर इन विटामिनों के प्रभाव का निरीक्षण किया जाएगा और उसने इन सभी प्रयोज्यों को दो भागों में बांटा। जैसे पहला समूह ए जिसको केवल डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन दिए गए तथा इस समूह के प्रयोज्यों को कोई अन्य निर्देश नहीं दिए गए। दूसरा समूह बी जिसको एपाइन फ्राइन नाम के इंजेक्शन दिए गए और एपाइन फ्राइन के प्रभाव के कारण संवेगात्मक उद्दोलन उत्पन्न होता है, उनको ये बताया गया। समूह बी को 3 उपसमूहों में बांटा गया। उपसमूह B1 के प्रयोज्यों को यह बताया गया कि एपाइन फ्राइन का शरीर पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि B2 समूह को एपाइन फ्राइन के प्रभावों के संबंध में गलत सूचना दी गई। उपसमूह B3 के प्रयोज्यों में यह देखा गया कि यह संवेगात्मक रूप से सर्वाधिक उद्दोलित थे अपेक्षाकृत B1 समूह के प्रयोज्यों के। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि जो निर्देश दिए जाते हैं उससे व्यक्ति उस परिस्थिति की व्याख्या करता है और उसी के अनुसार उसमें संवेग जो है वो उत्पन्न होते हैं। B1 के उपसमूह के प्रयोज्यों ने यह अनुभव किया कि उनमें शारीरिक परिवर्तन दवा या एपाइन फ्राइन के प्रभाव के कारण है। अध्ययनकर्ताओं ने इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि संवेगात्मक अवस्थाओं में यदि कोई दैहिक अंतर होता है तो व्यक्ति का संज्ञान उसे बताता है कि वह किस संवेग का अनुभव कर रहा है। तो शेस्टर का यह विचार है कि व्यक्ति जिन संवेगों की अनुभूति करता है उनका निर्धारण सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पेरिफेरल तथा नर्वस सिस्टम दोनों संयुक्त रूप से उसका निर्धारण करते हैं। तो इसको उन्होंने एक चित्र के आधार पर भी समझाया, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जेम्स लॉज का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत, शेस्टर का सिद्धांत और अर्नाल्ड का सिद्धांत चारों की व्याख्या एक साथ करके बताया गया है कि किस तरह से इन सभी सिद्धांतों में आपस में अंतर है। जैसे जेम्स लॉज के सिद्धांत में स्टिमुलस का परसेप्शन होता है, किसी भी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण, फिर वो प्रत्यक्षीकरण सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाता है और उसके बाद पहले स्टिमुलस का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर बॉडीली चेंजेस होते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की सूचना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है और जहां जाकर उसको संवेग का अनुभव होता है। इसी तरह से कैनन की थ्योरी में स्टिमुलस उत्तेजना होती है, उत्तेजना के बाद बॉडी चेंजेस होते हैं,
शारीरिक परिवर्तन होते हैं और साथ ही साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उसकी सूचना जाती है कि वह कौन से संवेग का अनुभव कर रहा है। तो संवेगों की उत्पत्ति और शारीरिक परिवर्तन कैनन बार्ड के सिद्धांत में दोनों एक साथ होते हैं। इसी तरह से शेस्टर के सिद्धांत में स्टिमुलस की जो उत्तेजना है, जो सामने परिस्थिति है या जो उद्दीपक है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में उसकी सूचना जाती है और दूसरी तरफ बॉडीली चेंजेस होते हैं और ये दोनों मिलकर ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से सभी सिद्धांतों का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन से हैं और उसमें शेस्टर का जो सिद्धांत है वो उसमें उसकी हमने चर्चा की यहाँ पर कि शेस्टर ने परिस्थितियों के संज्ञान को सबसे पहले महत्वपूर्ण माना है कि संवेगों की उत्पत्ति में परिस्थिति का संज्ञान या निर्णय किस तरह से व्यक्ति करता है उस पर संवेगों की उत्पत्ति निर्भर करती है। तो मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अर्नाल्ड का सिद्धांत, जो एक संवेग का सिद्धांत है, वो भी कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर ही आता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।